अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। राज नहीं चल सका, जिस तरह मैंने अनाउंस किया था कि मैं एमरजेंसी में जा रहा हूं। एक केस आया और वो ऐसा केस था कि मुझे एमरजेंसी में निकलना पड़ा। तो मैं लाहौर से बहुत दूर आया हुआ हूं, राजनपुर में, और इस वजह से मैं माजरत खा हूँ कि इस हफ़्ते आपको प्रोग्राम नहीं दिखा सका, लेकिन इंशाल्लाह इस हफ़्ते आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और जिस सिलसिले में आया हूँ इंशाल्लाह वो भी मैं आपको शायद हो सकता है जल्दी दिखा दूँ कि किस लिए मैं आया था, कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोरी का सिलसिला एक ऐसा है, जो एक ऐसा नाता है जो मैं आपसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसमें एडिटिंग नहीं होती। तो जितना भी मसरूफ़ हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं टाइम निकाल के लिए आप लोगों के लिए स्टोरी लाजमी रिकॉर्ड करूँ। आंखें मेरी थोड़ी सी नहीं खुल पा रही, सूरज बिल्कुल मेरे सामने है, इस वजह से उसके लिए माजरत। लेकिन ये जो हमारा एक रिश्ता है बातचीत का, कहानी का, ये उसी तरह जारी सारी रहेगा। चाहे जितनी भी एमरजेंसी में कोशिश पूरी करता हूँ मैं टाइम निकाल के आप सब प्यार करने वालों के साथ इस नाते को जोड़े रखूँ। आज की जो स्टोरी है मुझे भेजी नहीं गई, मुझे सुनाई गई है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पे मैं रिसर्च करता हूँ। मुझे सीखने का शौक़ है, पढ़ने का थोड़ा सा शौक़ है। कोशिश करता हूँ बहुत सारे अलूम सीखने की कोशिश करूँ, हिप्नोटिज्म, मिस्मरिज्म, पामिस्ट्री, मार्शल आर्ट, ये सारी चीज़ों में मैं घुसा रहता हूँ। रूहानियत तो मेरी फील्ड है। मरने के बाद क्या होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस चाहेंगे आप लोग, कहेंगे, इस पे भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, एक कहानी बना के आपको सुनाना चाहूँगा। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, कोशिश करूँगा, एक सच्ची बात है, ये सच्चा वाक़या है, जो एक कहानी के रूप में सच्चा वाक़या इस अंदाज़ में सुनाऊँगा कि आपको लगे कि आप कहानी सुन रहे हैं और उसके अंदर आप भी इन्वॉल्व हैं। कहानी में मज़हब क्या कहता है, मज़हब में ये चीज़ मना है, ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ सही है, गलत है, इसमें अभी फ़िलहाल आपने नहीं पढ़ना। साइंस क्या कह रही है, रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च क्या कर रही है, क्या जान चुकी है, ये टॉपिक है आज का। बहुत सारी चीज़ें हम जब मज़हब के साथ एकदम जोड़ देते हैं तो हम उस पर बात ही नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान कामिल है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन मैं रिसर्च भी करता हूँ। नई नई चीज़ें वक्त के साथ सामने आ रही हैं तो आपके साथ भी शेयर करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हुए कि वो मर गए और उन्होंने अपने आप को मरा हुआ देखा, अपने जिस्म को, अपनी डेड बॉडी को उन्होंने देखा, वो पड़ी हुई है और मैं बाहर खड़ा उसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इसका मतलब है मैं तो मर चुका हूँ। और वो आगे किस तरह गए, क्या हुआ, और उसके बाद वापस आए, अपने जिस्म में दाखिल हुए, इसको उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम दिया है। इस पर साइंस रिसर्च कर रही है। मेरी क्या अब तक की रिसर्च है, मैंने क्या पढ़ा, क्या सुना, आपकी ख्वाहिश पे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये है, ओरिजिनल नेम, जर्मन नेम है ओलिवर। ओलिवर की बहुत ज़्यादा रिसर्च है आज के टॉपिक पे, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक में व्हाट्सएप पे बताइएगा। ओलिवर के साथ ज़िंदगी में क्या हुआ जिसकी वजह से उसने बुक लिखी, उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया, वो तमाम लोग जो जुड़े हुए थे इस तरह के वाक़यात के साथ उनको भी उसने इकट्ठा किया, और अभी तक वो इस पे जारी और सारी रिसर्च, साइंस भी इस पे रिसर्च कर रही है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अब उन्होंने साइंस को भी साथ जोड़ लिया है, रिसर्चर जो है उनके साथ भी वो काम कर रहे हैं। क्या है ये कहानी? आप कहेंगे मज़हर मलिक ने आज लंबा कर दिया, कहानी सुनाए। ओलिवर अपनी बेटी योमा, ये उनके रियल नेम है, ओलिवर भी और योमा भी, वो अपनी बेटी को अपनी गाड़ी में लेता और ऑफिस जाने से पहले उसको स्कूल ड्रॉप करता और उसके बाद घर वापस आ जाता, ऑफिस चला जाता, ऑफिस का काम काज करता। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने अपने काम, कारोबार, जॉब चले जाते हैं। यही एक रूटीन थी ओलिवर की कि वो अपनी बेटी योमा को साथ लेता, तैयार होता, दोनों नाश्ता करते और उसके बाद उसको स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता। शहरों का हालात और हैं, छोटे देहात जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी मिलते जुलते हैं, लेकिन ज़िंदगी स्लो है,
शहर की ज़िंदगी बहुत फास्ट होती है, भागम भाग, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। शोर, हॉर्न, भागम भाग, अजीब सी एक लाइफ। इंसान खामोशी, इंसान सुकून, रिलैक्स होने के लिए देहात और इन जगहों का रुख करता है। मैं बैठा तो इस वक्त छोटे से टाउन में हूँ, लेकिन यहाँ पे भी थोड़े से ही फासले पे रोड है, यहाँ पे भी शोर है, आवाज़ें हैं, हॉर्न है, अजीब सी आवाज़ें हैं। इंसान के पास सुकून नहीं है। मैं ढूंढ के आया था अपनी जगह से एक सुकून वाली जगह पे बैठूंगा, लेकिन यहाँ पे भी शोर से पीछा नहीं छुड़ा पाया। तो उसके लिए फिर मैं दूर दराज जंगलों में जाता हूँ, देहातों में जाता हूँ, ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे इस शोर से बच सकूँ। ओलिवर अपनी उसी ज़िंदगी को गुजार रहा था, बेटी को छोड़ता, जो भी उसकी ज़िंदगी के काम काज थे उनको वो अदा करता और एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। एक ऐसी सुबह जो वो अपनी बेटी के साथ उठा, उसी तरीके रूटीन के सारे उसने अपने काम से फारिग होने के बाद अपनी उस बेटी योमा को कहा, योमा बेटा तैयार हो? उसने कहा यस पापा। उन्होंने कहा आ जाओ, बैठो गाड़ी में। बाप और बेटा गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, ठक ठक दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई और गाड़ी अपने सफ़र के लिए तैयार थी, रवां दवा होने के लिए। साथ ही गियर बदला गया और गाड़ी रवां हो गई। बाप गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बेटी साथ में बैठी हुई है और गाड़ी उस मंजिल की तरफ रवां दवा है जिसका सफ़र इख्तिताम होगा स्कूल के गेट के ऊपर और वहाँ से फिर से वो रुख बदलेगी और ऑफिस की तरफ जाएगी। तो वहीं पे जाते हुए एक ऐसी जगह पे गाड़ी को बाअमर मजबूरी रोकना पड़ा, क्योंकि जल्दी होती है, स्कूल से लेट ना हो जाए बच्चे या वो ऑफिस से लेट ना हो। तो हर शख्स जल्दी में होता है, तो वहाँ पे ओलिवर भी जल्दी में था, लेकिन मजबूरी में इसलिए ब्रेक लगानी पड़ी कि पूरी रोड ट्रैफिक ब्लॉक था, जाम हुई हुई थी। ओहो क्या हो गया, ये ओलिवर की आवाज़ थी, क्योंकि वो लेट नहीं होना चाहता था, ना ही अपने ऑफिस से और ना ही बेटी स्कूल से। लेकिन उसने देखा आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक रेंगना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चलना शुरू हो गई। उसने कहा शुक्र है चल तो रही है, रुकी तो नहीं। अब ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ तो रही है, लेकिन एहसास हो रहा है लोग जमा हैं राइट साइड पे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ियाँ इतनी अपनी रवानी के साथ नहीं चल पा रही, कुछ ना कुछ वाकया ज़रूर हुआ है। और वो भी जब रेंगते रेंगते आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बिल्कुल उसी के करीब पहुँचे जहाँ पे उन्होंने अपने राइट साइड पे देखा, वहाँ पे हादसा हुआ था। आवाज़ें उनके कानों तक भी पहुँची कि क्या माजरा है, क्योंकि गाड़ी चल तो रही नहीं थी, गाड़ी बिल्कुल स्लो थी, बिल्कुल आहिस्ता से चल रही थी, इसलिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। तो जो लोग पास खड़े थे, उतर के देख रहे थे, उनकी आवाज़ें उसके कानों तक आई, तो वो कह रहे थे कोई हादसा हुआ है और इस एक्सीडेंट की सूरत में एक लड़की जिसकी डेथ हो गई है और उसकी उम्र जो बताई गई उस लड़की की, वो सेम उतनी ही उम्र की थी जितनी ओलिवर की बेटी योमा जो उसके साथ फ्रंट पे बैठी थी, सेम उस उम्र की लड़की थी जिसकी डेथ हो गई थी। ये एक आम सी बात थी कि रोड एक्सीडेंट हुआ था और योमा की हम उम्र, हम एज लड़की, उसकी उम्र के बराबर की लड़की का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। ये एक नॉर्मल सी आम सी बात थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ। ये एक सैड न्यूज़ जो ज़रूर थी, दुख वाली खबर तो थी, लेकिन शदीद दुख वाली तो नहीं थी। हर इंसान को दुख होता है ऐसी खबर पे, लेकिन पता नहीं क्यों जब ये बताया गया कि इस योमा की उम्र की एक लड़की थी, स्कूल जाने वाली लड़की, उसका कार हादसे में मौत वाक़ हो गई है, तो ये खबर ओलिवर के लिए सैड न्यूज़ थी। उसके दिल पे एक दुख सा हुआ, उसको एक अजीब सा एहसास सा हुआ, उसको लगा ये क्या हुआ है, बच्ची क्यों मर गई है। अमूमन बाकी लोग भी गुजरते हुए जिनके कानों तक ये खबर पहुंच रही थी कि एक रोड हादसे में एक लड़की की डेथ हुई है, वो सब कहते वो सो सैड, यार बुरा हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको दुख हुआ था वो ओलिवर था। वो उसी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ती रही और आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते आखिर एक लम्हा ऐसा आया कि गाड़ी फिर अपनी उसी स्पीड से रवां दवां हो गई। ट्रैफिक आगे से जो जैम था वो खुल चुका था, वो एरिया गुजर चुका था जहाँ पे गाड़ी स्लो थी और कुछ ही देर के बाद स्कूल के वो गेट पे पहुँच गए।
गाड़ी की ब्रेक लगाई गई। सेम रूटीन की तरह बेटी ने दरवाज़ा खोला और कहा ओके पापा बाय बाय। गाड़ी में बैठे ओलिवर ने बेटी को हाथ हिलाया, लेकिन आज मुंह से ज़बान से वो जुमला अदा ना कर सका जिस तरह वो अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए कहता था बाय बाय। पता नहीं क्यों आज वो दुखी सा था, सैड सा हो गया था, खामोश सा हो गया था। उस बच्ची के हादसे की खबर उसके दिल को कुछ लग गई थी, दिमाग पे सवार सी हो गई थी। बच्ची अंदर दाखिल हो गई, उसने गाड़ी मोड़ी और अपने अपने कामों में, रूटीन जो थी उसी रूटीन में मसरूफ हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिमाग पे वो हादसा सवार हो गया था, उसको दुखी कर गया था। हर थोड़ी देर के बाद उसको भुलाना चाहता उस वाकये को, उस हादसे को जिसमें लड़की की मौत हुई थी, लेकिन मुसलसल वो उसके दिमाग पे सवार था। वो अजीब सा था, वो परेशान सा था, वो उदास सा था, दुखी सा था, ऐसे जैसे कोई अपना सा मर गया हो। पता नहीं कौन थी वो लड़की। जैसे कैसे उस दुखी अंदाज में टेंशन सवार किए उसने दिन गुजारा, यहाँ तक कि जब बेटी स्कूल से वापस आ गई और उसकी बेटी से आमना सामना हुआ तो बेटी ने आते ही बाप को मुखातिब किया और कहा पापा आपको पता है मरने वाली कौन थी? बाप जो पहले ही दुखी था, सैड सा था, अजीब से एक अंदाज में था, वो एकदम से चौंका और बेटी की तरफ देखा जैसे बेटी ने कुछ कहा हो, और बेटी को भी ऐसा अंदाज लगा जैसे बाप मेरी बात को सुन नहीं सका, किसी गहरी सोच में मुब्तला था। तो उसने इस अंदाज में देखा जी क्या कहा, बोला कुछ भी नहीं। तो बेटी ने समझते हुए कि बाप को रिपीट किया पापा आपको पता है आज जिसकी रास्ते में कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो कौन थी? तो उसने पूछा योमा से, हाँ वो कौन थी? तो योमा ने बताया पापा वो मेरी क्लास फेलो थी जो मेरे साथ ही मेरी क्लास में पढ़ती थी, उसकी डेथ हुई है। और एकदम से वो उस लड़की का चेहरा जो योमा की क्लास फेलो थी ओलिवर के दिमाग में घूम गया, क्योंकि अक्सर 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसा हो चुका था कि योमा को जब स्कूल छोड़ने जाता था और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती थी तो जिस लड़की का उसने नाम लिया था और उसने उसका नक्शा भी बताया था कि वो फलां वाली, अक्सर आपने देखा था, तो ये वही लड़की थी जो फ़ौरन आके योमा को मिलती और योमा को हाथ हिलाती। तो फ़ौरन ओलिवर को समझ गया अच्छा ये वो लड़की थी जिसको कई दफ़ा मैंने स्कूल के गेट के ऊपर अपनी बेटी के साथ मिलते हुए, हग करते हुए, हाथ मिलाते हुए, हाय 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 हेलो करते हुए देखा था। और बेटी ने भी बताया था पापा वो जब मुझसे इस तरह मिलती थी और वो वाली, बाप समझ गया ये वो वाली लड़की है जिसकी डेथ हुई थी। वो सारा दिन उस लड़की की मौत की वजह से दुखी तो था, उदास तो था, लेकिन इस बात के पता लगने के बाद जब बेटी ने बताया मेरी क्लास फेलो और वो वाली लड़की थी, तो पता नहीं क्यों उसके दिल पे एक और सी उदासी छा गई। जो पहले ही उदास था उसके दिल पे एक और सी उदासी छा गई। उस लड़की का चेहरा बार बार अब उसके दिमाग में आने लगा, उसकी सोचों में बार बार उस लड़की का चेहरा आने लगा। वो खुद नहीं जानता था वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बार बार उस लड़की को क्यों सोच रहा है। उससे कभी उसने बात नहीं की, कभी उससे उसका बिल्कुल आमना सामना नहीं हुआ। गाड़ी में बैठ के ज़रूर उसने अपनी बेटी को जब कहा है, बेटी को हाथ हिलाया है, बेटी नीचे उतरी है तो ज़रूर वो आमने सामने आई है, तो उसकी बेटी के आमने सामने आई है, उसकी बेटी उससे मिली है, वो उसकी क्लास फेलो थी। उसने तो कभी उस बच्ची से खड़े होकर बात तक नहीं की थी, तो उसके लिए इतना दुखी क्यों हो रहा है? लेकिन उस दिन तो वो मुसलसल दुखी रहा, सैड रहा और इस वाक़ये का उसके दिमाग पे असर हुआ। लेकिन ऐसा हुआ उसके बावजूद भी काफ़ी दिनों तक उसके दिलो दिमाग पे वो बात सवार रही, वो वाक़या सवार रहा। इंसान है, वक्त के साथ भुलाने की कोशिश करता है, मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक अजीबो-गरीब एक हादसा, एक वाक़या था जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, कभी जिससे वो मिला नहीं था, वो फिर भी वो वाक़या उसके मुसलसल दिमाग पे सवार रहा। लेकिन इंसान है, मसरूफ़ भी हो जाता, कुछ समय को भूल भी जाता और याद भी हो जाता। वक्त इसी तरह गुज़रता रहा, उसकी बेटी भी इस दुख को आहिस्ता आहिस्ता भुलाती गई और बाकी भी स्कूल के जो बच्चे थे, यकीनन सी बात है सबके लिए एक बुरा वाक़या था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़ये को भुलाते गए और नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटना शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद ओलिवर को एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कहीं पे जाना पड़ा। उसने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की।
कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद उसको पता लगा कि वहीं पे एक ऐसी खातून मौजूद है जिसके बारे में सुनते ही उसके दिल में फिर से एक अजीब सी ख्वाहिश, एक अजीब सा सवाल और एक मिलने की बेचैनी सी पैदा हो गई। मैं थोड़ा सा बता दूं, मीडियम के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके बारे में बता दूं। मीडियम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूहों को बुलाते हैं। बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं, मेरी मूवीज़ बनी हुई हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, माँ जाती है तो उस मीडियम वाली खातून को कहती है कि मेरी बेटी जो मर गई थी, मुझे वो नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कोई बात है जो मुझसे करना चाहती है, तो आप प्लीज़ उसको बुलाएं और उससे पूछें वो क्या कहना चाहती है। तो वो जो मीडियम वाली खातून होती है वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद एक अमल करती है, आंखें बंद करती है और उसके बाद जब वो उसकी बेटी को पुकारती है तो बेटी उसके पास आ जाती है, उस मीडियम वाली खातून के पास, और उसी सवाल को वो दोहराती होती है जो माँ का सवाल होता है कि तुम्हारी माँ ये पूछना चाहती है, क्या बात है जो तुम माँ से करना चाह रही हो। तो वो जो भी जवाब देती है सिर्फ वही खातून ही सुन सकती है, माँ नहीं सुन सकती। और उसका सवाल का जवाब लेने के बाद माँ को या जो भी सामने आया था उसको बताती है कि तुम्हारे सवाल का ये जवाब है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बारे में। ये जो मीडियम वाले लोग होते हैं वो आपको, आपके प्यारों को जो मर चुके होते हैं, जो इस दुनिया से चले गए होते हैं, तो उनकी रूह को बुला के आपके सवाल का आपको जवाब लेके देते हैं। जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं कि मरने से पहले जो वो वाकया हुआ था वो क्या हुआ था, तो वो जवाब देते हैं कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था। इसके ऊपर काफ़ी हॉरर मूवीज़ भी बनी हुई हैं, मैं तो बहुत शौक से देखता हूँ हॉरर मूवीज़। रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, हमज़ाद इस दुनिया में फिरता रहता है, ये इस्लामी अकीदा है। मैंने शुरू में कह दिया था, आज हम एक साइंस पे, एक रिसर्च पे, टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम मज़हब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे टॉपिक हैं। सो बहुत सारे लोग जो नीचे आके कमेंट्स करना चाहें कि जी मज़हब तो ये कहता है, मज़हब, कुछ लम्हे के लिए हम इसको ज़रा साइड पे रख रहे हैं। रिसर्च क्या कह रही है, साइंस क्या कह रही है, उलझना मकसद नहीं है, एक नई चीज़ को पढ़ना और समझना मकसद है। उसको पता लगा कि मीडियम वाली खातून जिसका नाम नैना है, नैना वहाँ पे मौजूद है। और नैना इस बारे में मशहूर है कि वो ना सिर्फ रूहों को बुलाती है बल्कि रूहों से किया गया जो सवाल होता है उसका जवाब लेके देती है। तो उसके अंदर भी एक सवाल था, बेचैनी थी कि ये जो वाकया गुजरा है, जब मैं करीब से गुजरा, उस लड़की के डेथ का सुना, मुझ पे ऐसा दुख सवार हुआ, बेटी ने आके बताया तो मज़ीद सवार हुआ। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी मेरे दिमाग पे ये सवाल, ये दुख क्यों सवार है? मैं क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूं जिससे कभी मिला नहीं हूं? और इसका जवाब भी देता जाऊं, इस्लामी अकीदे के हिसाब से जो उसका हमजाद होता है, हम ये कहते हैं, वो हमजाद को बुलाते हैं, वो भी सेम आपकी तरह कॉपी होता है, वो उसको रूह कहते हैं। कोई उलझे ना इस टॉपिक पे, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। इसलिए वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमजाद होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रूह होती है। हमजाद भी तो आप ही की तरह होता है। तो वो भी नैना के सामने जाके उसी लिस्ट में बैठ गया जहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे, और कोई ना कोई सवाल पूछते तो वो उनको मुखातब करती, जी आप क्या पूछना चाहते हैं, तो वो आगे से बताते और वो आंखें बंद करती और सवाल जवाब का सिलसिला होता और आंखें खोल के बताती कि आपकी तरफ से ये जवाब मिला है। जब वो इस तरह बैठा और नैना ने उसकी तरफ देखा और उसको देख के कुछ देर वो घूरती रही, उसके बाद कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा पॉइंट था, ऐसा लम्हा था जहाँ पे नैना ने सबसे पूछती गई थी। ओलिवर की तरफ आते हुए कुछ सेकंड के लिए वो रुकी थी। उसने कुछ सेकंड के लिए ओलिवर को घूर के देखा था और उसके बाद पूछा था, पूछिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो ओलिवर ने अपने दिल की बात कह दी, मैं दुखी हूँ एक ऐसा वाक़ये से, एक ऐसे हादसे से जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। नैना ने कुछ देर ओलिवर को देखा। उस वाक़ये को वो सुन चुकी थी, उस हादसे को वो सुन चुकी थी, जिसकी बेटी ने भी कहा थी वो तो मेरी क्लास फेलो थी जिसकी डेथ हुई थी। ओलिवर का क्या लेना देना? ओलिवर का यही सवाल था, मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों दुखी हूं? उस खातून ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके अपने खास अंदाज में चली गई, जिसमें उसने उस लड़की जो मर गई थी कार एक्सीडेंट में, उसको बुलाना था और उसको अपने सामने बुला के उससे पूछना था, ऐसा क्या मसला है, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारी वजह से वो दुखी है। उसने कुछ सेकंड बाद, जैसे ही कुछ सोचने, कुछ पूछने, कुछ देखने के बाद उसने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद उसने ओलिवर को देख के कहा, पहली बात तो मैं तुम्हें यह बता दूं ओलिवर, जिस वक्त तुम मेरे सामने आके बैठे हो उसी वक्त मैंने देख लिया था कि वो लड़की अभी भी तुम्हारे साथ मौजूद है।
और ओलिवर ना सिर्फ चौंका बल्कि उसने अपनी मुड़ के अपने इस तरह देखा जिस तरह वो वाकई उसको महसूस कर रहा हो वो पैटी हो। उसके अंदर एक घबराहट भी आई और तजस्सुस भी बढ़ा। है वो लड़की जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, सैड हो रहा हूं और सोच समझने से कासिर हूं कि मैं उसके लिए क्यों दुखी हूं, अभी भी मेरे साथ है। हाँ, वो अभी भी तुम्हारे साथ है। अब ओलिवर कभी नैना, सामने बैठी हुई मीडियम वाली खातून नैना को देखता और इस तरह वो साथ बैठी उस लड़की को भी देखता जो कार हादसे में मरी थी। वो अभी भी उसके साथ बैठी है। ये एक अजीब सा एहसास था ओलिवर के लिए भी, एक अजीब सा एहसास था। वो मरी हुई लड़की की रूह अभी भी उसके साथ बैठी और इस जगह पे मौजूद है जहां ओलिवर बार बार उसको देख रहा था, घबरा रहा था। वहीं पे बाकी लोग भी जो वहां पे बैठे थे और नैना के सामने उस जगह पे, वो भी उसी जगह को बार बार तक रहे थे, इस अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे थे जैसे उनकी आंखें भी उस पास बैठी हुई लड़की को देख सके। और हर शख्स इस तरह आगे हो के देख रहा था शायद हमें ही वो रूह, वो छोटी सी बच्ची बैठी हुई नजर आ जाए, लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। वो जो पास बैठा था ओलिवर, वो उसको भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक एहसास था जो सबके अंदर मौजूद था कि वो इस वक्त यहाँ पे बैठी है, हम उसको देख नहीं पा रहे। वो जिसके पास बैठी थी उसके अंदर तो ज़्यादा बेचैनी शुरू हो गई थी, सवाल और बढ़ गया था, तजस्सुस और बढ़ गया था कि जिसको मैं सोचता आ रहा हूँ, दिमाग पे खामखा सवार करता आ रहा हूँ, इस वक्त भी मेरे पास बैठी है, क्यों बैठी है। फिर उसने उसी सवालिया निगाहों से उसी की तरफ देखा जिसको सामने बैठा हुआ उसने देखा, नैना, कि हल करो इस मामले को, ये क्यों बैठी है मेरे साथ। तो नैना जो एक इल्म जानती थी, जो इनको बुला के पूछती थी और जो खुद भी हैरान थी कि जिसको बुलाना भी नहीं पड़ा वो पहले से ही मौजूद है। ये शख्स जब आके बैठा है और नैना ने इसको घूर के देखा था, तो घूर के देखने का उसका मतलब भी यही था, वो सिर्फ ओलिवर को नहीं देख रही थी, साथ बैठी उस बच्ची की रूह को भी देख रही थी जो ओलिवर के साथ बैठी थी। इसलिए तो उसने सबको नॉर्मल अंदाज में पूछा था, ओलिवर को घूर के देखा था, तो उसने ओलिवर को नहीं, उस लड़की को घूर के देखा था। और ओलिवर का अब भी सवाल अपनी जगह पे कायम था, इस मामले को, इस माजरे को हल किया जाए, ये यहां पे क्यों है, मुझे दुखी क्यों किया उसने। नैना ने एक अजीबो गरीब सी बात बताई, इंतहाई अजीबो गरीब सी बात। नैना ने उसको बताया, जो इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है ये कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी है। ओलिवर अपनी जगह से उछलते उछलते रह गया कि ये क्या कह रही हैं, मेरी बेटी तो योमा है, ये मेरी कैसे बेटी है। और वो इस एक्सप्रेशन जो ओलिवर ने दिए उससे वाकिफ थी नैना कि ओलिवर जो मजीद कंफ्यूज हो चुका है, तो उसने उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा, इस जन्म में योमा तुम्हारी बेटी है, लेकिन पिछले जन्म में ये तुम्हारी बेटी थी। और जिस वक्त कार का वो हादसा हुआ, तुम पास से गुजरे, तो उस वक्त तक ये मर चुकी थी। उसकी रूह उस गाड़ी से, जिसके अंदर इसकी डेड बॉडी, इसकी लाश पड़ी हुई थी, उससे निकल के ये बाहर खड़ी थी और ये बेचैन थी। उसी लम्हे जब तुम पास गुजरे तो इसको एक अपनायत का सा एहसास हुआ कि कोई मेरा अपना है जो इस वक्त मेरे पास है, और उसने जैसे ही तुम्हें देखा तो ये तुम्हारे साथ अटैच हो गई। और तुम्हें भी दुखीपन सा महसूस हुआ जब तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बताया स्कूल से आके, तो तुम्हें एक और दुखीपन सा इसलिए भी एहसास हो रहा था, ये मुस्तकिल तुम्हारे साथ थी और इस राज से मरने के बाद ये भी वाकिफ हो चुकी थी कि पिछले जन्म में ये तुम्हारी बेटी थी और तुम ही उसके बाप हो। उस वक्त तक तो वो सिर्फ यही जानती थी कि कोई मेरा अपना मेरे पास इस वक्त गुजर रहा है, जो तुम थे हादसे के टाइम। लेकिन बाद में इसको पता लगा कि पिछले जन्म में तुम ही इसके बाप थे, तो इसलिए तुम्हारे साथ इस वक्त तक भी अटैच है। मजीद इस बारे में और मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बता सकती। नैना ने तो अपनी बात मुकम्मल कर दी, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई थी। ओलिवर और उलझ गया था और टेंशन में आ गया था। नैना ने उसकी परेशानी को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया था। सवाल मजीद पैदा हो गए थे, ये क्या है। जब इंसान की बेचैनी बढ़ती है तो वो अपनी इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हर उस
काम को करने की कोशिश करता है, हर उस बंदे के पास जाता है जिससे उसका मामला हल हो। तो नैना से मिलने के बाद फिर उसने तलाश शुरू की नेट पे बैठ के किसी और ऐसी मीडियम वाली खातून से कि जिस लड़की के बारे में कहा गया कि वो तुम्हारी पिछले जन्म में बेटी थी और उसकी रूह तुम्हारे साथ अटैच है और फिर रही है, मजीद मैं सवाल कर सकूं। और ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक ऐसी नामवर खातून के पास वो जा पहुंचा और उसे कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसने कहा, पूछो। तो उसने उसको बताया कि ऐसे कार हादसा हुआ था और मैंने दुखी और सैडनेस महसूस की थी, और उसके बाद जब बेटी ने बताया तो मेरे ऊपर और सवार हो गया। अभी तक मेरे दिमाग पे ये सवार है, मुझे बताइए क्या माजरा है, मेरी इस मुश्किल को हल कीजिए। तो उस मीडियम वाली खातून ने उसको बताया, अपने उस इल्म के जरिए देखने के बाद उसने उसको बताया कि वो जो तुम्हारे साथ इस वक्त भी मौजूद है वो अक्सर घुड़सवारी करते हुए मुझे नजर आई है। और उसने एक नंबर, यानी नंबर 1, एक नंबर, उर्दू में जिसको हम एक कहते हैं, गिनती होती है ना, 1 2 3 4 1। उसने कहा एक नंबर, 1 नंबर उसने मुझे एक दफा दिखाया है, और साथ ही फिर उसने नीचे करके उसी नंबर को फिर एक दफा ऊपर किया है, यानी कि एक नंबर उसने मुझे 2 दफा दिखाया है। और उसके अलावा उसने मुझे कहा है 2 चीज़ें मुझे और दिखाई हैं, जहाँ पे उसने एक नंबर मुझे एक दफ़ा, एक नंबर को 2 दफ़ा, एक दफ़ा दिखा के नीचे किया, फिर से उसको ऊपर दिखाया है, 2 दफ़ा दिखाया है। वहीं पे उसने मुझे फ़िश और खरगोश, रैबिट, ये दोनों चीज़ें भी दिखाई हैं। मुझे नहीं पता फ़िश और खरगोश से क्या मतलब है, लेकिन उसने मुझे दिखाया है। लेकिन उसके साथ जिसको मैंने घुड़सवारी करते हुए देखा है, उसने मुझे एक नंबर भी दिखाया है 2 दफ़ा। और कोई ऐसी बात नहीं जो उसने मुझसे कही हो, मेरे बुलाने पे वो मेरे सामने तो आई है, लेकिन सिर्फ यही इशारे दे के गई हैं। ये मर्जी होती है उस रूह की कि वो आपसे बात करे, खुद से कुछ कहे, या कोई साइन दिखाए या कोई इशारा दिखाए। उसने ये इशारे दिखाए थे, एक डिजिट को, एक नंबर को उसने 2 दफ़ा दिखाया था, घुड़सवारी पे उसने उसको देखा था, और उसके अलावा फ़िश और खरगोश का उसने उसको साइन दिखाया था। शुक्रिया अदा करने के बाद वो घर तो पहुंच गया, लेकिन अब फौरी तौर पे उसने नेट खोला और रिसर्च शुरू कर दी। 1 और 1 क्या 11 बनते हैं? एक नंबर को 2 दफ़ा दिखाने का मतलब क्या 11 शो करवाना है? और उसने मुसलसल रिसर्च के करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि उसकी ज़िंदगी में 11 नंबर नहीं है। चाहे वो सालगिरह का दिन हो, चाहे योमा की सालगिरह का दिन हो, उसकी सालगिरह का दिन हो, लकी नंबर हो, कुछ भी हो, उसकी और योमा की ज़िंदगी से जुड़ा 11 या 1 नंबर 2 दफ़ा, ऐसा कुछ भी इशारा उसको समझ ना आ सका। नेट की दुनिया की भी मदद लेने के बावजूद उसको कुछ भी समझ ना आया कि 1 को 2 दफ़ा दिखाने का क्या मतलब होता है, और खरगोश और फिश का क्या मछली का क्या मतलब है। जब वो कुछ भी ना समझ पाया, उसने फैसला किया, मुझे उस बच्ची के माँ बाप से मिलना चाहिए, जिसके बारे में अब ये उसका जहन बन चुका था, मेरी भी पिछले जन्म की वो बेटी है। वो तैयार हुआ, घर से निकला, गाड़ी में बैठा, अजीब एक उलझन का शिकार गाड़ी ड्राइव करते हुए वो घर पहुंच रहा था, और अपने माइंड को मेंटली तौर पे तैयार कर रहा था कि मुझे क्या सवाल जवाब पूछने हैं। यकीनन सी बात है वो भी चौंक जाएंगे, जिनकी बेटी मरी है उनको मैं कहूंगा कि पिछले जन्म में मेरी बेटी थी, तो वो भी अजीब से हो जाएंगे। गाड़ी उसने पार्क की और उस एड्रेस को देखा जो उस बच्ची के घर का एड्रेस था। गाड़ी का गेट बंद करके जब वो चलता हुआ उस गेट की तरफ जा रहा था, तो एक अजीब सी सिचुएशन उसके अपने अंदर भी चल रही थी, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा था। मुझे क्या कहना है, मुझे क्या मिलना है। टीं, बेल की आवाज़ उसने बजाई और वो इंतज़ार करने लगा कि कोई दरवाज़ा खोले, और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला गया और उससे पूछा गया, जी फरमाइए। तो उसने अपना तारुफ कराया कि मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है, इस सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया। दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया गया, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। और ओलिवर अंदर घर में ना सिर्फ दाखिल हुआ, बल्कि वो इर्द गिर्द हर चीज़ को इस अंदाज़ में देख रहा था जिसको उसकी बेटी कहा गया है वो इस घर में रहती थी। क्या उसकी बेटी इस घर में रहती थी? इस घर में हर चीज़ जो जुड़ी है उसकी बेटी के साथ, क्या
उसकी भी उन चीज़ों के साथ एफिलेशन है, कोई मोहब्बत है, तो उसको एहसास हुआ इस घर में रखी चीज़ों के साथ उसकी मोहब्बत नहीं है। उस बेटी का नाम आते ही उसकी मोहब्बत ज़रूर जाग जाती है। जब वो बैठ गया और उन्होंने पूछा, जी फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसने वो सारी कहानी, कैसे वो बेटी योमा के साथ गाड़ी में बैठा था, कैसे गाड़ी रुकी इसलिए कि आगे ट्रैफिक जैम था, इस वजह से जैम था कि कार हादसा हुआ था, और उसके बाद उसने बेटी को छोड़ा। घर आके उसकी बेटी योमा ने बताया कि वो लड़की जो उसकी क्लास फेलो थी, और वो सारी कहानी को वो फिर नैना के पास गया और नैना के बाद दूसरी खातून के पास गया। अब उनके पास आया है और वो उलझा हुआ सा है, क्योंकि उन्होंने उसको तो यही बताया है पिछले जन्म में वो उसकी बेटी थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, सिवाय इसके कि मीडियम से वाली खातून, दोनों से, उसको नैना से और दूसरी से ये पता लगा है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि उस मेरी, जिसको मेरी बेटी कहा जा रहा है, जो असल में आपकी बेटी है इस दुनिया में, इस जन्म में वो आपकी बेटी थी जो फौत हो गई है, पिछले जन्म में उसको मेरा बेटा कहा गया, मेरी बेटी कही गई है, और वो मेरे साथ क्यों अटैच है? उसकी रीज़न यही कही गई है कि पिछले जन्म में मेरी बेटी थी, असूलन तो इस जन्म में वो आपकी बेटी है, तो उसको आपके पास आना चाहिए था, मेरे पास क्यों है? मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन एक उलझन ये है कि कुछ इशारे हैं जो उसने दिए हैं, वो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं पूरी रिसर्च कर चुका हूँ, घर में भी, नेट पे भी। अब आपसे उन सवालों का जवाब चाहिए। दोनों माँ बाप जो उस बच्ची के पहले ही दुखी थे, उसके जाने के बाद बच्ची के जिक्र पे और उदास से हो गए थे इस कहानी से, और वो भी थोड़े से उलझ से गए। एक नया टॉपिक था, एक नई कहानी थी। आखिर में जब ओलिवर ने कहा मेरे कुछ सवाल हैं, तो वो मुंतजर थे, जी पूछिए क्या सवाल हैं। उसने कहा है वो घुड़सवारी करते हुए जो नजर आई है, उसके बाद उसने पहले एक नंबर दिखाया और उसके बाद दोबारा नीचे करने के बाद दोबारा से एक नंबर दिखाया। 2 दफा उसका एक नंबर दिखाने का क्या मतलब है? सॉरी, उसने कहा उसने एक नंबर 2 दफा दिखाया है, क्या ये 11 बनता है? या एक नंबर 2 दफा दिखाने का क्या मतलब है? तो उसकी माँ और उसका बाप दोनों सोचों में गुम हो गए, सोचना शुरू हो गए कि एक नंबर को 2 दफा दिखाने का क्या मतलब होता है। तो उसको लगा कि वो उलझ चुके हैं, उनके पास भी फौरी कोई जवाब नहीं है। इतनी लंबी सोच में जाने का मतलब यह है कि उनके पास जवाब नहीं है, और उसने देखा वो इस अंदाज में उलझे हुए हैं कि जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे, और उन्हें गर्दन भी हिलाई कि कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसने साथ ही कहा वो घुड़सवारी करती भी नजर आती है। तो उसकी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरह थे जैसे वो चौंक सी गई हो। ओ, अब मैं समझी। उसको लगा उसके सवाल का जवाब आ गया। उसने कहा क्या? उसने कहा उसको बहुत ज्यादा घुड़सवारी का शौक था, और घुड़सवारी के ही मुकाबले में उसने पहला इनाम एक दफा लिया था, और फिर दूसरे मुकाबले में भी उसने पहला इनाम लिया था। यानी घुड़सवारी का शौक था, और घुड़सवारी के शौक में वो 2 दफा इनाम ले चुकी है। वो 11 नहीं है, वो 2 दफा बता रही है। एक दफा नीचे कर, हाथ एक नंबर दिखा के नीचे करना, और फिर ऊपर करने का मतलब यह है कि मुझे 2 दफा घुड़सवारी में इनाम भी मिला है। तो जल्दी से उसके मुंह से निकला मछली और खरगोश का क्या मतलब है? तो उसकी माँ ने कहा उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें पाली थी, बहुत प्यार था जिससे उनको। एक वो मछली है सामने जो मौजूद है, जो उसकी आखिरी यादगार चीज़ है जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और एक खरगोश है जो उसने घर में पाला हुआ है। हाँ, ये दोनों इशारे हमारी बेटी के ही हैं। एक खरगोश और एक मछली, उसी का ही इशारा हो सकता है, क्योंकि खरगोश और मछली से वो बेइंतहा प्यार करती थी। तो इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी उसकी अटैचमेंट, उसका साइन देने का मतलब ये उसको अभी भी प्यार है अपनी उस मछली से और खरगोश से। और उसके अलावा घुड़सवारी में वो 2 दफा जीत चुकी है। मजीद कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें मुझे उसके बारे में? तो माँ बाप दुखी हो गए कि तुमने जो सवाल पूछा है उसका तो हमने जवाब बता दिया है, और तो वही उसकी बातें हैं ज़िंदगी में जो यहाँ पे थी, सवाल से जुड़ी और कोई बात नहीं है। ओलिवर कुछ देर उनके साथ बैठा रहा, बातें करता रहा, और वहां से उठ तो गया। अब जो एक दिल पे बोझ सा आया था हादसे के टाइम पे, बेटी योमा के बताने पे वो बोझ बढ़ सा गया था। नैना ने उसको और बढ़ा दिया कि वो तो पास है तुम्हारे, और ना सिर्फ पास है,
तुम्हारी तो पिछले जन्म की बेटी भी है। उस बोझ को जब एक और मीडियम वाले के पास गया तो उसने और हवा दिया। वो साइन भी दिखा रही है, 1 नंबर 2 दफ़ा दिखाती है, घुड़सवारी और मछली और खरगोश का भी जिक्र करती है। और उसके माँ बाप ने भी जब ये कह दिया कि मामला थमा नहीं, तुम्हारी जुस्तजू को और बढ़ाते हैं, सही है ये सारे साइन। उसको खरगोश से भी प्यार था, मछली से भी प्यार था, घुड़सवारी में भी 2 दफ़ा जीती थी। तो ओलिवर अब यहाँ खामोश ना रह सका, उसका दिल और बेचैन हो गया। क्या वाकई जन्म और होते हैं? क्या इंसान जन्म लेके आता है? क्या वाकई वो किसी जन्म में, पिछले किसी जन्म में मेरी बेटी थी, जिसको अभी तक इस बात का यकीन नहीं था? क्या वो पिछले जन्म में मेरी बेटी थी? और जिंदगी में उसको भी नहीं पता था, मेरी बेटी के सामने जब वो आती थी, मिलती थी, तो उसने मेरी तरफ कभी हाथ नहीं हिलाया, मैंने उसकी तरफ कभी हाथ नहीं हिलाया, हमारी कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ। मरने के बाद उसको पता लगा वो मेरे साथ अटैच होगी। ये क्या है? क्या ये सच है? ये मैं उलझ चुका हूं। तो उसने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। बाकी भी वो जो मीडियम वाले इस तरह के मेल फीमेल कोई भी थे, उनके पास वो जाना शुरू हो गया, उनसे इस तरह का उसने बातें पूछनी शुरू कर दी। क्या ये बात सच है? क्या नया जन्म होता है? क्या मरने के बाद भी इंसान दोबारा से किसी नए रंग में, किसी नए रूप में, किसी नए वजूद में इस दुनिया पे वापस आता है? क्या है ये? क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ मीडियम वालों का नहीं था, साइंस भी इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर चुकी है। बहुत सारे वाकयात हैं इस तरह के। एक बच्ची, इस तरह का एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ है, इस पे साइंस रिसर्च कर रही है। उस बच्ची के अलावा भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूंगा, आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह मैंने कहा नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो आपको बताना चाहूँगा, और जिस तरह इस बच्ची का मैंने जिक्र किया वो बताना चाहूँगा। बल्कि छोटा सा वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। माँ बाप के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, और जब वो बड़ी हुई, इस हद तक बड़ी हुई कि वो बोलना शुरू हो गई, तो वो कुछ बातें ऐसी करती थी जो उलझी हुई बातें होती थी। माँ बाप भी परेशान हो जाते थे, बेटी हमारी है, ये अजीब सी बातें क्यों करती है। पहले तो उन्होंने ध्यान ना दिया, और वो जब इस तरह की बातें करती रही तो उनको लगा कि उनकी बेटी थोड़ी सी नफ्सियाती मरीज़ है, दिमागी मरीज़ है, इसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। और आखिरकार एक दिन जब वो तंग आ गए, नहीं हमें अपनी बेटी को लेके जाना चाहिए, ये बातें इसकी उलझी हुई क्यों हैं, तो अपनी बेटी को लेके जब साइकियाट्रिस्ट के पास गए, साइकियाट्रिस्ट ने बैठा के उससे बातें की, तो उसने कहा रुक जाएं अब आप लोग, मुझे इससे पूछने दें। वो ना सिर्फ पूछता रहा बल्कि वो खुद भी उलझता गया। बच्ची बताती गई, डॉक्टर सुनता गया, मामला और उलझता गया। यहाँ तक कि डॉक्टर जब पूरा उससे बातें कर चुका तो डॉक्टर फैसला कर चुका था, बच्ची जो बातें बता रही हैं इनमें जान है, मुझे इसको रिसर्च करना है। ये बड़ा मशहूर वाकया है। और जो मैंने ओलिवर की आपको कहानी बताई है, जर्मन है, आप कहेंगे मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, उन्होंने बुक लिखी है इसके ऊपर बहुत बड़ी। अब वो उनका एक नेटवर्क बन चुका है, पूरी टीमें हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, मीडियम वालों के साथ काम कर रहे हैं। साइंस तो पहले ही रिसर्च कर चुकी थी, अब वो साइंस के कुछ जो रिसर्चर थे अपने भी ग्रुप का हिस्सा बना चुके हैं, नेटवर्क का हिस्सा बना चुके हैं, जो इस पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं, और इस पर इन्होंने एक तफसील से बुक भी लिखी है। डॉक्टर की जब मीटिंग खत्म हुई, माँ बाप ने पूछा डॉक्टर साहब क्या नतीजा अखज़ किया आपने, तो उसने कहा है जो आपको इस बच्ची ने बताया था वो ये है, जो कहती है कि मेरे जो माँ बाप हैं वो एक उस जगह पे, उस शहर में रहते हैं, मेरा बाप उधर है, ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी बात से आप लोग चौंके हैं कि ये कैसी बहकी बहकी बातें, ये किसी और को अपना बाप बता रही है, और अपने और बंदे को कहती है मेरा बाप है। तो मैं इस पर रिसर्च करना चाहूँगा। माँ बाप और उलझ गए डॉक्टर साहब, वो तो पहले ही उलझी बातें करती थी कि हमारे माँ बाप और हैं, या हमारे ही घर में इसने जन्म लिया है, हम ही इसके रियल माँ बाप हैं, कोई इसमें शक व शुबात की गुंजाइश नहीं है कि हमारी ही ये बेटी है। हमने किसी से ले के इसको नहीं पाला कि आप कहें कि ये ले पालक है, ये ले पालक नहीं, रियल हमारी बेटी है। लेकिन वो कहती है मेरे माँ बाप कहीं और हैं। तो डॉक्टर ने कहा आपको अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करना चाहूँगा। तो माँ बाप ने भी कहा ठीक है, हमें तो अपनी बेटी को हल करवाना है इस मसले को, ये बहकी बहकी बातें क्यों हैं। तो तैयारी बांधी गई, और बच्ची ने जो एड्रेस, जो जगह बताई गई, डॉक्टर उसकी बच्ची के माँ बाप को लेकर और उस बच्ची को लेकर रवाना हुए, उस लोकेशन पे पहुँचे। जब उस छोटी सी एक महल्ले के अंदर वो दाखिल हुए तो उस बच्ची ने कहा उस जगह पे मेरे बाप की दुकान है।
दोनों माँ बाप ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। बेटी हमारी है और वो फरमा रही है मेरे बाप की दुकान। उस मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची जो बहुत बड़ी उम्र की नहीं है, 8-10 साल की है, 10-12 साल की है, एज मुझे सही याद नहीं लेकिन छोटी एज है, वो उसी तरह डॉक्टर के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर ने कहा चलो बेटा आगे चल के मुझे दिखाओ कहाँ पे तुम्हारे बाप की दुकान है। तो एक शॉप पे रुक के उसने कहा ये सामने जो शॉप है ये मेरे बाप की है और इस शॉप पे जो सामने शख्स बैठा हुआ है ये मेरा बाप है। दोनों माँ बाप ने फिर एक दूसरे को घूर के देखा, लो जी हम माँ बाप के इस ओहदे से गए, अब वो उसको अपना बाप कह रही है। डॉक्टर की तरफ उन्होंने देखा तो डॉक्टर ने कहा रिलैक्स रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब आगे पहुंचे, अपना उस बंदे को तारुफ कराया। वो जो एक करियाने की कह लीजिए एक दुकान थी, या मैं अगर भूलूँ ना, पुराना वाक़या है, एक दुकान जिस पे बैठा हुआ था, जो गली माले की एक छोटी सी दुकान होती है करियाना टाइप, उसी पे बैठा हुआ। तो उस शख्स को बुलाया कि आपके मैं 2 मिनट ले सकता हूँ। उसने कहा जी ज़रूर। वो उठा और बाहर आ गया। डॉक्टर ने उसको दुआ सलाम किया, अपना तारुफ कराया। उसने कहा ये एक बच्ची है, मैं इसका डॉक्टर हूँ, मैं दिमागी डॉक्टर हूँ, दिमागी माहिर हूँ, मैं दिमाग का वो करता हूँ। लेकिन इस बच्ची ने एक ऐसी बात बताई है जिस पर हम उलझ गए हैं और कुछ निशानियाँ ऐसी दी हैं, मैं खुद भी उलझ गया हूँ। इनके माँ बाप को साथ लेके आया हूँ, ये बच्ची के माँ बाप हैं, ये बच्ची साथ खड़ी है, ये आपको अपना बाप कह रही है। क्या आप इस बच्ची को जानते हैं? वो शख्स जो एकदम से चौंक पड़ा, इस सारी सूरत हाल से अजीब सा हो गया। उसने यूँ बच्ची को घूर के देखा, कुछ सेकंड देखता रहा। उसने फिर डॉक्टर साहब कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो इस बच्ची को पहली दफ़ा देखा है, मैं इसको नहीं जानता। डॉक्टर ने कहा कोई बात, कोई वाकया? उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, मैंने इस बच्ची को कभी नहीं देखा, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। डॉक्टर बच्ची की तरफ मुखातिब हुआ और कहा बेटा यही आपके बाप हैं? तो बच्ची ने, अब वो जो सामने खड़ा शख्स है, डॉक्टर के सवाल करने पे उसने कहा जी अंकल यही मेरे वालिद हैं। अब वो शख्स और हैरान हुआ कि बच्ची बजिद है, मुझे बाप कह रही है, मैं तो इसका बाप हूँ नहीं। तो उसने कहा बेटा मैं कैसे तुम्हारा बाप हूँ? उसने कहा आप मेरे बाप हैं। डॉक्टर ने कहा बेटा कुछ तुम्हें और याद है? उसने कहा हाँ मुझे अपना घर भी याद है, दुकान के साथ ही कोने वाला घर हमारा है। डॉक्टर ने पूछा उस शख्स से तुम्हारा घर कहाँ, आपका घर कहाँ है? उसने कहा डॉक्टर साहब ये साथ वाला जो घर है ये मेरा है, और अमूमन दुकानों के साथ अक्सर गलियों में घर ही होते हैं, तो मेरा ही घर है। तो माँ बाप भी चौंक पड़े। उन्होंने कहा अंदाज़ा ही लगा रही होगी हमारी बेटी, ये कभी इस मोहल्ले में आई नहीं, हमारी बेटी है, दुकान के साथ ही घर होते हैं, तो शायद वो घर कह रही है। क्या है ये, क्या चल रहा है? बेचैनी सी बढ़ रही थी। तो डॉक्टर ने वहीं पे कहा उस शख्स से कि ये आपको बेटी कह रही है और बता रही है ये आपका घर है, कि वो कह रही है ये मेरा घर है साथ वाला, तो आप हमें इजाज़त थोड़ी सी देंगे अगर मैं बच्ची से कुछ और सवाल जवाब करके इसको तस्दीक करना चाहूँ? तो उस शख्स ने कहा मसलन। तो उसने बेटी से कहा बेटा और कुछ याद है? उसने कहा हाँ मैं इस घर को अंदर जाके आपको बता सकती हूँ अंदर कैसा बना हुआ है, इस जगह पे कमरा है, इस जगह पे ये है, इस जगह पे बेडरूम है, इस जगह पे ड्राइंग रूम है, इस जगह पे टीवी लाउंज है। उसने सारा नक्शा बाहर खड़ा होकर कह दिया चले मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। तो डॉक्टर ने उस शख्स से कहा, वो जो सामने दुकान वाला शख्स था, अगर आपकी इजाज़त हो कि हम अंदर चल सकते हैं? उसने कहा जी जी आइए। अब वो भी उलझ चुका था, एक अजीबो गरीब सी कहानी थी कि ये क्या माजरा है। वो भी उस बच्ची को लेके आगे बढ़े। लड़की के जो ओरिजिनल माँ बाप थे उनको कह दिया गया आप ज़रा बाहर रुकिए। डॉक्टर साहब और वो करियाने की दुकान वाला उस बच्ची को लेके आगे बढ़े। तो आगे जाके जैसे ही दाखिल हुए घर के अंदर, तो उस लड़की ने कहा अंकल आप यहीं रुकिए। डॉक्टर को कहा आप यहीं रुकिए, मुझे अपने वालिद के साथ अंदर जाना है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, और उस बंदे की तरफ देखा, करियाने वाले की तरफ, कि उसको कोई इतराज़ तो नहीं। तो उसने भी डॉक्टर की तरफ इस तरह देख के गर्दन हिलाई कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची मेरे साथ जाना चाहती है, आ जाएं। तो वो दोनों वहीं पे रुक गए, वो वहीं पे रुक गया, माँ बाप बाहर रुके हैं, वो वहीं पे डॉक्टर रुक गया। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेके सीधा ऐसे रस्तों से जाते हुए जैसे वाकिफ़ हो इस पूरे घर से, एक ऐसी जगह पर उसको लेके गई कि उसके बाद वो लड़की और वो शख्स जब बाहर निकले तो वो शख्स रो रहा था, वो रो रहा था। डॉक्टर भी हैरान हुआ, और वो सब जब बाहर आ गए, लड़की के माँ बाप जो और परेशान हो चुके थे सारे माजरे से, वो भी परेशान हुए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? तो वो शख्स रोए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसको झंझोड़ दिया हो, ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसको अंदर से तोड़ दिया हो, हिला दिया हो। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा ये मेरा हाथ पकड़ के उस जगह पे लेके गई जहाँ पे कभी मेरे घर में कुआं होता था, जिसको मैंने बंद कर दिया था। इसने जब आपको वहाँ पे कहा रुक जाओ, तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस तरफ लेके गई जहाँ पे कुआं था।
मैं हैरान था ये मुझे कहाँ लेके जा रही है। तो मैंने इससे पूछा बेटा कहाँ जाना है, तो इसने कहा वो सामने कुएं की तरफ। तो मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि उस कुएं को मैंने बंद कर दिया था, वो तो कई अरसे से बंद है। और जब ये उस कुएं के पास पहुंची तो उसने कहा आपको ये कुआं याद है? मैंने चौंक के इस लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा क्या मतलब बेटा, क्या कहना चाहती है? उसने कहा इस कुएं में आपने मुझे धक्का दे के मारा था, आपने मुझे इस कुएं में उठा के फेंका था और मैं नीचे तड़प तड़प के मर गई थी, याद है कुछ आपको? और ये जुमला कहने के बाद वो शख्स धड़ाधड़ मजीद रोना शुरू हो गया कि हाँ मैं मुजरिम हूँ, मैंने अपनी एक बेटी को इसी तरह इस कुएं में, जिस तरह ये कह रही है, धक्का दे के मारा था और उसके अंदर तड़प तड़प के मर गई थी। कब का वो मैंने कुआं बंद कर दिया है। ये बच्ची नया रूप लेके इस दुनिया में आई है, और ना सिर्फ नया रूप लेके इस दुनिया में आई है बल्कि सब कुछ जानती है, घर का चप्पा चप्पा इसको मालूम है, और ये दाखिल भी इस तरह हुई है जैसे इसी का घर था। ये सही कह रही है, इसके माँ बाप ये नहीं, इसका मुजरिम मैं हूं, इसका बाप मैं हूं। अब ये कहानी भी मैंने आपको सुना दी। आज अच्छे मैं असान भी मेरे साथ है, मैं राजनपुर आया हूँ एमरजेंसी में, जिस तरह मैंने कहा। इस कहानी को क्यों सुनाया, मैंने पहले एक बात कह दी थी, फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। वो तमाम लोग जो मेरी कहानी सुनते हैं, इस वक्त हम मज़हब को डिसमिस नहीं कर रहे, मैं अपना यकीन कामिल बता चुका हूँ। कुछ लोग कहेंगे जी ये आपने जन्म क्यों छेड़ दिया, नो नहीं, साइंस रिसर्च कर रही है, दुनिया के मुख्तलिफ टॉपिक हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। हम अकीदे पे बात नहीं कर रहे, हर बंदे का अकीदा अपनी जगह पे मजबूत होना चाहिए, वो कभी हिल भी नहीं सकता। लेकिन चीज़ें जो हैं इस वक्त क्या क्या इस पर रिसर्च हो रहा है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में वाक़यात हैं जिसमें कुछ बच्चे जो पैदा हुए हैं और उन्होंने पैदा होने के बाद ऐसे ऐसे निशानियां दी हैं कि वो जो स्टार था वो पहले मैं था, मैं नया जन्म लेके आया हूँ भी। कैसे उन्होंने ऐसी निशानियां दी, मैं उस वक्त ये भी था, ये भी था। जब रिसर्च की गई और गया तो पता लगा वाकई भी वो ये बातें थी, और ये बातें तो सिर्फ फैमिली को पता है और किसी को नहीं पता, तो इस बच्चे को कैसे पता है? तो एक टॉपिक है जो इस तरह डिस्कस हो रहा है। एक बहुत अच्छे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो यूके में थे, उन्होंने मुझसे बात की थी एनडीज़ के बारे में, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मरने के बाद क्या हुआ। इस पर उन्होंने बड़ी मुझे वो टॉपिक दिया, मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, मैं कर रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक है मरने के बाद क्या होता है, नहीं मतलब वो लोग जो मरे हैं उनकी बॉडी यहाँ मौजूद है, रूह निकल गई है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, डेड हूँ, लेकिन मेरी रूह है, ये है, और रूह चल के जा रही है और अपने आप को देखती हुई जा रही है कि ये कुर्सी पे डेड पड़ा हुआ है, मैं मरा हुआ हूँ। वो रूह देख रही है कि मैं ये कुर्सी पे मरा पड़ा हूँ, और उसको कैसे लेके जाया गया है, वहाँ पे क्या हुआ है, और उसके बाद आवाज़ ही इसको वापस ले आओ, अभी इसके मरने का टाइम नहीं है। उसको वापस लाए गए हैं और उसने अपने आप को जिस्म के अंदर दाखिल होते हुए देखा है, और उसके बाद वो फिर से उठ गया है और उसको बहुत कुछ याद है। ऐसे बहुत सारे लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे थे और उनके साथ ये कुछ हुआ, तो ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च की गई और उनके वाक़यात जो थे सबके वो एक जैसे ही तकरीबन थे। तो इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो ये भी मैं रिसर्च है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सर वो एक आपने सुनाया था, एक लड़की थी तो उसने बोला कि आप मेरे माँ बाप हो। वही वाला मैंने अभी सुनाया है, वो आपने नहीं सुना, अरसलान गया हुआ था, वही वाला मैंने सुनाया है, वो जो कुएं के अंदर उसको फेंका गया था, वो अभी सुना दिया मैंने। तो ये एक रिसर्च है जो चल रही है, साइंस की रिसर्च है। जिस तरह मैंने ओलिवर का आपको बताया कि उसके ऊपर बुक है, उसका लिंक है, बहुत सारे लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उस पर हमने डिस्कस किया। मैं हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ, सुनाता रहूँगा, आगे भी सुनाऊँगा, लेकिन ये भी एक जो स्टोरी थी मुझे लगा कि आज आपको मैं सुनाऊँ कि ये भी दुनिया में इस पर रिसर्च जो है वो जारी है। और जो रूहों को बुलाने का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया है। सच झूठ का मुझे नहीं पता, ना मैंने उस पर कोई कहा कि ये बात सच है, ये बात झूठ है, ये मैं बता रहा हूँ। साइंस रिसर्च कर रही है और दुनिया के में इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं, ठीक है। तो इसको अकीदे से मत जोड़िएगा खुदारा, और जो इस तरह करेंगे तो मैं इतना कहूँगा एंड पे कि वो खाम का, इसका मतलब उनका मकसद एक डिस्कस करना नहीं था, एक बहकावा बढ़ाना था। तो प्लीज़ मेरा काम मोहब्बतें बांटना है, नाराज़ करना नहीं है, तो इसलिए कोई नाराज़ मत हो और इस टॉपिक पे मत पड़े। मेरे ख्याल में आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। लव यू सो मच। तो आप कहेंगे तो मैं एंडीज़ पे भी आपको कहानियाँ सुनाऊंगा, और जो आप कहानियाँ भेजते हैं वो तो मैं सुनाता ही रहता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा। आप भी अपनी कहानी भेजिए मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। जो बाहर मुल्क में है वो मेरा नंबर जो है पहले मिलाएंगे, +9231655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो +92 छोड़ के डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500।
वॉइस मैसेज करके भेजें या लिख के भेजें, लेकिन एंड में लफ्ज़ स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में आपने लाजमी लिखना है। उर्दू में बेशक कहानी लिख दें, उर्दू में इंग्लिश में स्टोरी लिख दें। वॉइस मैसेज अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एक ही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है, लंबा उसको डिलीट तब तक नहीं करना है जब तक आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। तो इंशाल्लाह कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानियाँ मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और माजरत राज की कर चुका हूँ, अरसान भी साथ हैं, इस वक्त राजनपुर आया हुआ हूँ, एमरजेंसी में आया हूँ। जल्दी इंशाल्लाह आपको अपना राज और बाकी प्रोग्राम भी उसी तरह नज़र आएंगे। सो मज़हर मलिक आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से आपसे चाहता है इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।